नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की एक्सरसाइज सदिश। सदिश प्रश्नावली शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे। आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे सदिश राशियाँ। सदिश राशियाँ क्या होती हैं? वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ दिशा की भी आवश्यकता हो, वे क्या कहलाएंगी? सदिश राशियाँ। और अदिश राशियाँ क्या कहलाएंगी? वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए केवल और केवल परिमाण की ही आवश्यकता हो, उनके लिए दिशा की आवश्यकता नहीं है। जैसे हमसे कोई पूछे कि हमारी हाइट कितनी है, तो हम कहेंगे 5 फुट 2 इंच या 5 फुट 4 इंच, यानी कि जितनी भी हमारी हाइट होगी हम उतनी कहेंगे। हम ये थोड़ी कहेंगे कि हमारी हाइट ऊपर की दिशा में है या नीचे की दिशा में है या दाएं है या फिर बाएं है। हाइट तो हाइट होती है। तो इस स्थिति में हमें केवल परिमाण की आवश्यकता हुई, दिशा की आवश्यकता थोड़ी हुई कि पूर्व में है, पश्चिम में है, उत्तर में है या दक्षिण में है, नहीं हुई। परंतु मान लीजिए ये कोई समतल है जिस पर एक वस्तु रखी हुई है। इस वस्तु पर हमने बल लगाया। हम कहें कि हमने इस वस्तु पर बल लगाया। अब जब भी हम किसी से ये बात कहेंगे तो वो सबसे पहले ये पूछा कि किस दिशा में, इस दिशा में लगाया, इस दिशा में लगाया, इस दिशा में लगाया या इस दिशा में लगाया, क्योंकि अलग अलग दिशाओं से बल लगाने पर उस वस्तु पर अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। अगर हमने इस दिशा में बल लगाया तो वस्तु इधर तरफ जाएगी, अगर हमने इस दिशा में बल लगाया तो वस्तु इस तरफ जाएगी। अगर हमने ऊपर की तरफ बल लगाया तो वो संपीड़ित होगी, कंप्रेस्ड होगी, नीचे की तरफ आएगी। अगर हमने ऊपर की तरफ लगाया तो वो थोड़ी उठ जाएगी। तो इस स्थिति में हमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़ी। तो ये राशियाँ कैसी हो जाएंगी? सदिश राशियाँ। और इस स्थिति में हमें दिशा की आवश्यकता नहीं थी, तो ये राशियाँ हो जाएंगी अदिश राशियाँ। अब हम इनके कुछ उदाहरण पढ़ते हैं ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर पाएँ कि अदिश राशि कौन सी है और सदिश राशि कौन सी है। जैसे पहला है द्रव्यमान। अब हम ये देखें कि द्रव्यमान कैसी राशि होगी। भार तो भार है, इसके लिए दिशा की आवश्यकता थोड़ी है, तो ये हो जाएगी अदिश राशि। दूसरी है आयतन। आयतन यानी किसी वस्तु ने कितनी जगह घेरी है, किस दिशा में घेरी है, इसकी आवश्यकता नहीं है, तो ये अदिश राशि। तापमान। तापमान तापमान है, ये थोड़ी पूछा जाएगा किस दिशा में कितना तापमान है, अदिश राशि। वेग है। वेग हमेशा पूछा जाता है कि किस दिशा में हम गतिमान हैं, तो ये कैसी राशि हो जाएगी? सदिश। परंतु चाल हो तो चाल के लिए कभी भी दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो ये कैसी राशि होगी? अदिश। वेग, चाल, त्वरण, ये सब हमने विज्ञान पढ़ी है, तब हमने ये सब पढ़ा हुआ है। त्वरण होता है, ये भी कैसी राशि है? सदिश। बल का मैंने अभी आपको समझाया कि हमेशा बल के लिए दिशा की आवश्यकता पड़ेगी, तो ये कैसी राशि हो गई? सदिश राशि हो गई। ये हो गई हमारी सदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ। हमें जब हम गणित पढ़ेंगे तो हमें इन सब की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। हमें सिर्फ यहाँ इतना समझना है कि गणित की भाषा में सदिश क्या है। सदिश है एक दिष्ट रेखाखंड, एक ऐसा रेखाखंड जिसे कोई दिशा प्रदान कर दी गई हो। तो हम पढ़ेंगे दिष्ट रेखाखंड। दिष्ट रेखाखंड है क्या? ये अभी कोई रेखाखंड है, इसको हमने अभी कोई दिशा प्रदान नहीं की है, ये सिर्फ एक रेखाखंड है। मान लीजिए मैं इसको इस तरफ दर्शा दूँ, हमें पता चल जाएगा कि अब ये किस दिशा में है। तो हमने एक रेखाखंड को एक दिशा प्रदान कर दी, तो वो क्या हो गया? दिष्ट रेखाखंड। और यही क्या हो गया? सदिश हो गया। मान लीजिए
ये भी रेखाखंड है, हमने इस दिशा में ना करके इसको इस दिशा में कर दिया, ये भी क्या है, दिष्ट रेखाखंड। तो नोट कर लीजिएगा, दिष्ट रेखाखंड क्या होता है, यदि किसी रेखा को दिशा प्रदान कर दे तो यह दिष्ट रेखाखंड कहलाता है, जो हमें गणित पढ़ते वक्त ध्यान रखना है। सदिश क्या है, एक दिष्ट रेखाखंड है, एक निर्देशित लाइन है जिसे हमने दिशा प्रदान कर दी है। अब हम पढ़ेंगे सदिश को व्यक्त करना। ये हमने कोई रेखाखंड था, इसको दिशा प्रदान कर दी, ये हमने बिंदु ले लिया ए, ये हमने बिंदु ले लिया बी। ये जो बिंदु ए है इसको हम कहेंगे प्रारंभिक बिंदु, क्योंकि ये जो दिष्ट रेखाखंड है ये प्रारंभ हो रहा है बिंदु ए से और समाप्त हो रहा है बिंदु बी पर। तो जहाँ से प्रारंभ हो रहा है उसे हमने ले लिया प्रारंभिक बिंदु और जहाँ पर ख़त्म हो रहा है उसे हमने ले लिया अंतिम बिंदु। हम पढ़ के आ रहे हैं कि किसी भी सदिश को हम व्यक्त कैसे करेंगे। इसे प्रारंभिक बिंदु को हम सिर भी कहते हैं और अंतिम बिंदु को हम पूंछ भी कहते हैं। जिधर तरफ एरो का निशान दर्शाया जाएगा उसे हम पूंछ कहेंगे। तो एक सदिश को सिर से पूंछ की ओर तीर के निशान द्वारा दर्शाया जाता है। सिर से पूंछ की ओर, सिर क्या है इसका ए, पूंछ क्या है बी, और तीर के निशान द्वारा दर्शाना है तो हम ऊपर लगा देंगे तीर का निशान। इसे हम जब बोलेंगे तो कैसे कहेंगे, ए बी वेक्टर। इसे हम खाली एक अल्फ़ाबेट के द्वारा भी दर्शा सकते हैं। इसे हमने लिख दिया स्मॉल ए वेक्टर। चाहे इस प्रकार लिखें चाहे इस प्रकार लिखें, दोनों तरीके ठीक है। अधिकतर जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम इस प्रकार इसे पढ़ेंगे। सदिश के बारे में तो हमने अब बात कर ली। अब हम पढ़ें सदिश का मापांक या फिर सदिश का परिमाण। हम बार बार कह रहे हैं कि सदिश के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, तो हमें ये ज्ञात होना भी जरूरी है कि सदिश का परिमाण होता क्या है। तो अगर देखा जाए तो सदिश का परिमाण होता क्या है, कोई रेखा है जैसे हमने दिशा प्रदान कर दी, सदिश हो गया, प्रारंभिक बिंदु ए हो गया, अंतिम बिंदु बी हो गया। इसकी जो लंबाई है, इस दिष्ट रेखाखंड की जो लंबाई है उसे ही हम कह देते हैं सदिश का मापांक। और इसे हम प्रदर्शित किससे करते हैं, ए बी वेक्टर का मॉड। समझ में आया? इसे हम ए बी वेक्टर के मॉड द्वारा प्रदर्शित करेंगे, जहाँ पर मॉड ए बी वेक्टर बराबर ए बी भी हम लिख सकते हैं। तो अब तक हमने क्या पढ़ा, अदिश राशियाँ पढ़ी, सदिश राशियाँ पढ़ी, दिष्ट रेखाखंड पढ़ा, सदिश को व्यक्त करना पढ़ा और सदिश का मापांक पढ़ा। अब मान लीजिए हमने इसे ए बी वेक्टर द्वारा प्रदर्शित ना करके ए वेक्टर द्वारा प्रदर्शित किया हुआ था, तो उस स्थिति में हम मापांक क्या लिखेंगे, ए वेक्टर का मॉड, और ए वेक्टर का मॉड बराबर हो जाएगा ए के। अब हम पढ़ेंगे सदिश के प्रकार। बहुत सारे सदिश हैं हमारे सिलेबस में, थोड़ी थोड़ी सी जानकारी हम सबके बारे में ले लेते हैं। तो हम पढ़ेंगे सदिश के प्रकार। सबसे पहला प्रकार है शून्य सदिश। नाम से ही पता चल रहा है शून्य सदिश है, तो ऐसा सदिश जिसका मापांक कैसा हो, शून्य हो। नोट करते चलिएगा। ऐसा सदिश जिसका मापांक शून्य हो वो शून्य सदिश कहलाता है। और क्या कह सकते हैं हम शून्य सदिश के बारे में, कि शून्य सदिश का हमेशा प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु समान रहेगा। जैसे कि हमने कोई वर्ग ले लिया, आयत ले लिया, कुछ भी ले लिया, इसे हमने डिनोट कर दिया ए बी सी डी से, दिशा प्रदान कर दी, दिशा प्रदान कर दी हमने।
तो अगर हमसे इसमें पूछा जाए कि शून्य सदिश क्या होगा, तो हमने ए लिखा, प्रारंभिक बिंदु भी वही रहना चाहिए और अंतिम बिंदु भी वो ही रहना चाहिए, तो हम लिख देंगे ए वेक्टर। बी के लिए लिखेंगे तो बी बी वेक्टर, सी के लिए लिखेंगे तो सी सी वेक्टर, डी के लिए लिखेंगे तो डी डी वेक्टर। जो शून्य सदिश होता है इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती। क्या क्या पॉइंट्स पढ़े हमने? इसका मापांक शून्य होगा, प्रारंभिक व अंतिम बिंदु समान होगा। अगला पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होगी, तो ऐसा सदिश को हम क्या कह देंगे? शून्य सदिश। अगला है मात्रक अथवा इकाई सदिश। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, मात्रक अथवा इकाई सदिश। तो मात्रक अथवा इकाई सदिश क्या होता है? ऐसा सदिश जिसका मापांक एक इकाई हो, उसे हम क्या कह देंगे? उसे हम कह देंगे मात्रक सदिश। एक इकाई से क्या मतलब है? यहाँ पर मापांक क्या होना चाहिए? एक इकाई होना चाहिए, यानी कोई भी सदिश है ओ ए वेक्टर, उसका मॉड कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। इसका अर्थ हम कैसे समझें? ये मेरा घर है, ये हमारा विद्यालय है, स्कूल है हमारा। हमसे कहा जाए कि घर से स्कूल की दूरी 1 किलोमीटर है, मापांक क्या होता है? परिमाण क्या होता है? परिमाण दूरी ही होती है, लंबाई ही होती है। हमसे कहा गया कि घर से विद्यालय तक की दूरी 1 किलोमीटर है, यानी मापांक 1 किलोमीटर है। तो ऐसी स्थिति में जो सदिश है घर से स्कूल तक का, ये कैसा हो जाएगा? मात्रक अथवा इकाई सदिश। अब मान लीजिए कह दिया जाए कि कितनी है दूरी? 1000 मीटर। अब हम तो कहेंगे ये भी इकाई सदिश है, क्योंकि 1 किलोमीटर जो है वो 1000 मीटर के बराबर ही तो होता है, तो 1000 मीटर को हम 1 किलोमीटर के बराबर लिख देंगे। परंतु ये इकाई सदिश नहीं होगा। इकाई सदिश क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक का, जहाँ पर 1 मीटर की दूरी हमारी तय हो रही होगी। तो इकाई, एक इकाई होनी चाहिए, वो 1 किलोमीटर हो सकता है, 1 सेंटीमीटर हो सकता है, 1 मीटर हो सकता है। जो मात्रक सदिश होगा उसको हम व्यक्त करेंगे ए कैप से। किससे व्यक्त करेंगे? ए कैप से। जैसे हम बोलेंगे ए कैप, ये बराबर होता है ए वेक्टर अपॉन में मॉड ए वेक्टर के। नोट कर लीजिएगा इसे। जो मात्रक अथवा इकाई सदिश होता है उसका फॉर्मूला क्या है? ए कैप बराबर ए वेक्टर अपॉन मॉड ए वेक्टर। ए वेक्टर यहाँ पर कोई सदिश है। अब हम तीसरा प्रकार पढ़ेंगे। पहला हमने पढ़ा शून्य सदिश, दूसरा हमने पढ़ा मात्रक अथवा इकाई सदिश। मात्रक अथवा इकाई सदिश हमें अच्छे से पढ़ना है, कोई कंफ्यूजन हो तो दोबारा पूछ लेना है। तीसरा हम पढ़ते हैं सह आदिम सदिश। सह आदिम सदिश क्या होगा? 2 या 2 से अधिक सदिश हो सकते हैं इसमें, 2 या 2 से अधिक सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, वो कैसे सदिश कहलाएंगे? सह आदिम सदिश। क्या होंगे सह आदिम सदिश?
दो या दो से अधिक सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो। जैसे कि अभी हमने आयत का एग्जाम्पल लिया था, ABCD, दिशा दर्शा दी हमने। जो AB वेक्टर और AD वेक्टर है, इन दोनों का प्रारंभिक बिंदु क्या है? बिंदु A। तो AB वेक्टर और AD वेक्टर कैसे हो गए? हमारी सह आदिम सदिश हो गए। और कौन कौन से हो गए सह आदिम सदिश? CD वेक्टर हो गया, बस AB वेक्टर और AD वेक्टर होंगे, क्योंकि CD वेक्टर की तो दिशा बदल जाएगी यहाँ पर। तो हमारी सह आदिम सदिश हो गए AB वेक्टर और AD वेक्टर। दिशा का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। चौथा हम देखते हैं अनुदिश सदिश। इनके नाम से भी काफ़ी कुछ क्लियर हो जाता है, तो नाम भी हम ध्यान रखें। तो ऐसे सदिश जिनकी दिशाएं समान हो क्या कहलाएंगे? अनुदिश सदिश। जैसे मैंने दो वेक्टर बना लिए, AB और PQ वेक्टर। तो इस वेक्टर में भी यहाँ से इस तरफ जा रही है दिशा, और इस वेक्टर में भी यहाँ से इस तरफ जा रही है दिशा। तो ऐसे सदिश कैसे हो गए? अनुदिश सदिश हो गए। पांचवा देखते हैं हम प्रतिदिश सदिश। अनुदिश सदिश क्या था? ऐसे सदिश जिनकी दिशाएं समान हो, और अगर दिशा विपरीत हो जाती है तो कैसे हो जाएंगे? वो हो जाएंगे प्रतिदिश सदिश। जैसे मान लीजिए ये वेक्टर हमारा जा रहा है A से B की ओर, और दूसरा हमारा आ रहा है Q से P की ओर। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसको जब हम लिखेंगे तो सिर से पूंछ की ओर लिखेंगे, तो QP इसे ऐसे मत कर दीजिएगा। वेक्टर हमेशा हमें ऐसे ही लिखना है। हम प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु से पहचान अपने आप कर लेते हैं कि प्रारंभिक बिंदु तो इसका Q है और अंतिम बिंदु इसका P है, तो इसकी दिशा इससे इसकी तरफ होगी, ना कि इससे इसकी तरफ होगी। नेक्स्ट है समांतर सदिश। नाम से ही पता चल रहा है जो सदिश समांतर होंगे वो कैसे होंगे? समांतर सदिश होंगे। दो या दो से अधिक हो सकते हैं। ऐसे दो या दो से अधिक सदिश जो समांतर हों। समांतर सदिश कहलाते हैं। जैसे AB वेक्टर हो गया, PQ वेक्टर हो गया, या हमने CD वेक्टर लिख दिया। जो हमारे प्रतिदिश सदिश होते हैं और अनुदिश सदिश होते हैं वो समांतर सदिश अवश्य रूप से होते हैं, क्योंकि जैसे हमने यहाँ पर प्रतिदिश सदिश बनाया, हमने A से B की ओर दिशा बनाई, Q से P की ओर बनाई, तो भी ये थे तो समांतर ही। तो चाहे अनुदिश सदिश हो चाहे प्रतिदिश सदिश हो, ये समांतर सदिश तो होंगे ही होंगे। अगला देखते हैं हम। अगला है समान सदिश। समान सदिश कैसे होंगे? जिनकी दिशा समान हो और परिमाण समान हो। ऐसे सदिश जिनकी दिशा भी समान हो और परिमाण भी समान हो वो समान सदिश कहलाते हैं।
इनके रिलेटेड जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे अगर मान लीजिए हमसे क्वेश्चन दे दिया जाए कि दो सदिश हैं ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर और ये समान सदिश है, तो इसकी वैल्यू ज्ञात कीजिए या उसकी वैल्यू ज्ञात कीजिए। जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो देखेंगे, तो इस कंडीशन में हम लिख सकते हैं मॉड ए बी वेक्टर बराबर मॉड सी डी वेक्टर, क्योंकि इनका परिमाण हमेशा कैसा होगा, समान होगा, और दिशा भी हमेशा समान होगी। कैसे सदिश होंगे ये, समान सदिश होंगे। नेक्स्ट देखिए ऋणात्मक सदिश। ऋणात्मक सदिश क्या होता है, इनका परिमाण तो समान होता है परंतु इनकी दिशा विपरीत होती है। किसे कहेंगे हम ऋणात्मक सदिश, परिमाण समान होगा जैसे समान सदिश का था परंतु इनकी दिशा विपरीत होगी। जैसे हमने एक सदिश बनाया और हमने दूसरा सदिश बनाया, दिशा विपरीत है दोनों की, हमने इसे ए वेक्टर द्वारा प्रदर्शित किया, तो क्योंकि दिशा विपरीत है तो हम इसे माइनस ए वेक्टर द्वारा प्रदर्शित करेंगे। या फिर सदिश था ए वेक्टर, ये भी हमने लिया दूसरा वेक्टर, दिशा दोनों की विपरीत, तो इसे हम किससे व्यक्त कर देंगे, माइनस ए वेक्टर द्वारा। परिमाण तो दोनों का कितना है, मॉड ए वेक्टर, क्योंकि जब हम मॉड में किसी भी राशि को लेंगे तो माइनस का भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो समान सदिश और ऋणात्मक सदिश में क्या फ़र्क है, जैसे समान सदिश में परिमाण समान होता है ऐसे ही ऋणात्मक सदिश में भी परिमाण समान होता है, परंतु समान सदिश में तो दिशा समान होती है और ऋणात्मक सदिश में दिशा विपरीत होती है। आगे देखते हैं, अगला प्रकार है 8वां, मुक्त सदिश अथवा स्वतंत्र सदिश। तो अगर हम परिभाषा देखें तो क्या होती है, ऐसे सदिश, ऐसा सदिश जिसके, परिभाषा नोट करते चलिएगा, परिमाण तथा दिशा में परिवर्तन किए बिना समांतरीय रूप से उसकी स्थिति में परिवर्तन किया जा सके। किसे कहेंगे हम मुक्त सदिश अथवा स्वतंत्र सदिश, ऐसा सदिश जिसके परिमाण तथा दिशा में परिवर्तन किए बिना समांतरीय रूप से उसकी स्थिति में परिवर्तन किया जा सके। जैसे कोई सदिश है, इसके परिमाण नहीं बदलना हमें और ना ही इसकी दिशा बदलनी है। जैसे यहाँ से इस तरफ है इसकी दिशा, तो हमेशा ऐसी ही रहनी चाहिए और ना ही परिमाण बदलना है। समांतरीय, जैसे इसको हम इसी के समांतर अगर हम ऐसे बना दें, इस प्रकार अगर किया जा सके तो ऐसे सदिश को हम क्या कहेंगे, मुक्त सदिश अथवा स्वतंत्र सदिश। मान लीजिए कोई वेक्टर इस प्रकार है, दूसरा वेक्टर इस प्रकार है, तो हम इसकी पोजीशन में चेंज लाते लाते इसे एक स्थिति में ऐसा भी बना सकते हैं।
पर ये ध्यान रखना है कि इसे हम हमेशा समांतरीय रूप से ही बदल सकते हैं। ऐसा नहीं कि ऐसे है तो हमने इसे ऐसे बना दिया या फिर हमने इसे ऐसे बना दिया। अगर इस प्रकार है तो ऐसे 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 ही बन सकता है, वो ऐसे नहीं बन सकता है। हमने इसकी परिमाण अथवा दिशा में परिवर्तित नहीं किया है, जैसे था वैसे ही है, बस समांतरीय रूप से हम उसकी स्थिति में परिवर्तन करते गए हैं। तो ऐसा सदिश क्या हो जाएगा? मुक्त सदिश अथवा स्वतंत्र सदिश। तो अब हम ध्यान दे लेते हैं, अब तक हमने सदिश के कौन कौन से प्रकार पढ़े। सबसे पहले हमने पढ़ा शून्य सदिश। शून्य सदिश क्या होगा? जिसका मापांक शून्य हो, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु समान हो, कोई निश्चित दिशा ना हो। फिर हमने पढ़ा मात्रक अथवा इकाई सदिश, जिसका मापांक कितना हो? 1 हो। कुछ भी हो सकता है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, वो क्या हो जाएगा? इकाई सदिश हो जाएगा। अगला हमने पढ़ा सह आदिम सदिश। सह आदिम सदिश किसे कहेंगे? कि 2 या 2 से ऐसे सदिश जिनका जो प्रारंभिक बिंदु है वो एक ही होना चाहिए, तो वो हो जाएंगे सह आदिम सदिश। अगला हमने पढ़ा अनुदिश सदिश। तो जिन सदिशों की दिशाएं समान होंगी, एक ही दिशा में गति करेंगे, उन्हें हम कह देंगे अनुदिश। अगला हमने पढ़ा प्रतिदिश। नाम से ही पता चल रहा है दोनों की दिशा विपरीत। अगला हमने पढ़ा समांतर। एक दूसरे के कैसे होंगे? समांतर होंगे। तो जो अनुदिश और प्रतिदिश होते हैं वो आवश्यक रूप से एक दूसरे के समांतर होते हैं और ये समांतर सदिश भी कहलाते हैं। अगला हमने पढ़ा समान सदिश। समान सदिश कौन सी होंगी? जिनकी दिशा भी समान हो और परिमाण भी समान हो। अगला हमने पढ़ा ऋणात्मक। इनका परिमाण तो समान होगा परंतु दिशा समान नहीं होगी, इनकी दिशा हमेशा विपरीत रहेगी। अगला हमने पढ़ा मुक्त सदिश। मुक्त सदिश कौन से होंगे? जिनके परिमाण और दिशा में हम परिवर्तन ना कर सके परंतु समांतरीय रूप से उनकी स्थिति में हम परिवर्तन ला सकें। ये हो गई सदिशों की प्रकार। सबसे पहले हमने पढ़ा सदिश राशियाँ, फिर हमने पढ़ी अदिश राशियाँ, फिर हमने पढ़ा कि हम सदिश को व्यक्त कैसे करेंगे, और फिर हमने पढ़ा कि हम सदिशों के कौन कौन से प्रकार इस प्रश्नावली के अंतर्गत पढ़ेंगे। एक प्रकार और है स्थिति सदिश। इसे हम अलग से एक टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे, इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए ये। जब भी हम सदिश पढ़ेंगे तो हम इसे हमेशा त्रिविमीय ज्यामिति के अंतर्गत पढ़ेंगे, त्रिविम के अंतर्गत हम इसे पढ़ेंगे। ये हमने लिया मूल बिंदु O, इसे हमने लिया x अक्ष, इसे हमने लिया y अक्ष, इसे हमने लिया z अक्ष। त्रिविम के अंतर्गत हम कल्पना अधिक करते हैं। यहाँ हमने लिया कोई बिंदु P, ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया, ये z अक्ष हो गया। यहाँ हमने कोई बिंदु P लिया, हमने मान लिया ये दूरी x है, ये दूरी y है और ये दूरी z है, यहाँ से यहाँ तक की। तो बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? x, y, z। जैसे कि हम द्विम में भी पढ़ते हैं, जैसे ऐसे बना होता है और हम कह देते हैं कि यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर है और कोई बिंदु A है, तो उसके निर्देशांक हम क्या लिखते हैं? 3 और 4 लिखते हैं। तो वही बात है इसमें, x अक्ष पर दूरी x थी, y अक्ष पर y थी, z पर z थी, तो हमने x, y, z इसके निर्देशांक लिख दिए। O से बिंदु P को मैंने
मिलाया। हमें क्या करना है कि इस बिंदु P का स्थिति सदिश ज्ञात करना है। इस डब्बे को मैं ढंग से बना देती हूँ। हमें बिंदु P का स्थिति सदिश ज्ञात करना है। तो किसी बिंदु P का स्थिति सदिश है क्या? अगर हम देखें तो बिंदु P का स्थिति सदिश वह सदिश है जिसका प्रारंभिक बिंदु तो O हो और अंतिम बिंदु P हो। स्थिति सदिश की अगर हम परिभाषा लिखें तो हम कहेंगे कि किसी बिंदु P का स्थिति सदिश वह सदिश है जिसका प्रारंभिक बिंदु मूल बिंदु हो, मूल बिंदु यानी O, और O के निर्देशांक क्या होंगे? 0 0 0। वह अंतिम बिंदु उस बिंदु के निर्देशांक जिसकी हमें स्थिति सदिश ज्ञात करना है। जैसे यहाँ पर हम P का स्थिति सदिश ज्ञात कर रहे हैं तो अंतिम बिंदु भी क्या रहेगा? बिंदु P ही रहेगा। अगर हम सरल भाषा में लिखें तो P का स्थिति सदिश क्या हो गया? O से P की ओर क्या हो गया? OP वेक्टर। एक चीज और लिख रही हूं मैं यहाँ पर, मॉड OP वेक्टर क्या होगा? मॉड OP वेक्टर का मतलब क्या हुआ? OP की लंबाई, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र है हमारे पास, उसकी सहायता से हम लिख सकते हैं। रूट क्या होगा? x माइनस 0 का होल स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर।